नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये NIS क्लास 10th का टॉपिक है सोशल साइंस का, जिसमें आज हम पाठ 23 भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पाठ 23 भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आती है। ठीक है, चुनौतियां मतलब हम बता सकते हैं कि लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं। ठीक है, तो वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो ये NIS के एग्जाम होते हैं उसमें इस पार्ट को लेके काफी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पार्ट आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आगे दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है, हमें यहाँ बताया गया है, देखिए जैसे पहले पॉइंट में कि भारतीय लोकतंत्र जो है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, लोकतंत्र है। बिल्कुल सही बात है, भारतीय लोकतंत्र जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम था अब्राहम लिंकन का कथन था, क्या कथन था, लोकतंत्र जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता द्वारा सरकार। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी लोकतंत्र के बारे में ये अपनी रखी थी कि लोकतंत्र जो होता है ये जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है और इसमें जनता की सरकार को चुना जाता है। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट देखिए, लोकतंत्र को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। तो अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ये देखिए एक वर्ड है डेमोक्रेसी, तो ये ग्रीक शब्द से बना है और जिससे ये वर्ड निकला है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी है ये किस शब्द से बना है, ये ग्रीक शब्द से बना है डेमोक्रेसी, जिसका मतलब होता है जनता का शासन। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र की, अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में दो शब्द हैं, एक लोक और दूसरा तंत्र। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो यहाँ लोक जमा तंत्र हो जाता है, यानी लोगों का शासन हो जाता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब भी क्या होता है, लोगों का शासन होता है। और डेमोक्रेसी क्या है, ये एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि डेमोक्रेसी किस भाषा से लिया गया शब्द है, ये इसका आंसर है ग्रीक भाषा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ ये जो है डेमोक्रेसी का मतलब है जनता का शासन। यहाँ दो शब्द डेमोस, जिसका अर्थ है जनता। ठीक है, तो डेमोस, जो डेमोस शब्द है, डेमोस जो शब्द है डेमोक्रेसी से निकला है और डेमोस का मतलब होता है जनता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें कहता है क्रेटोस। तो डेमोस का मतलब है जनता और क्रेटोस का मतलब होता है शक्ति। इसीलिए ताकतवर, मतलब ये लोकतंत्र जो होता है इसमें शक्ति किसके पास है, जनता के पास होती है। तो हम कह सकते हैं लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, जिसमें ताकत, जिसमें शक्ति किसके पास है, जनता के पास होती है। ठीक है, चलिए अब दूसरा, अगर मैं ये आगे बात करता हूँ पॉइंट की, तो लोकतंत्र के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। वो कौन कौन सी शर्तें हैं, तो अगर हम लोकतंत्र की शर्तों की बात करते हैं तो पहली जो शर्त होती है, इसमें सर्वोच्च सत्ता जनता में होती है। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र के अंदर जो सबसे ज्यादा जो ताकत होती है वो जनता के पास होती है, क्योंकि जनता क्या करती है, वो अपना वोट देती है और अपने वोट के माध्यम से वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है मौलिक अधिकारों का अधिकार। तो लोकतंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, जो इसकी शर्त है, वो होता है मौलिक अधिकारों का मिलना। तो लोकतंत्र में लोगों को मौलिक अधिकार मिलते हैं और इन्हीं मौलिक अधिकारों की सहायता से प्रत्येक व्यक्ति अपना खुद का विकास करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो होते हैं ये हमारे संविधान के भाग 3 में आते हैं। किस में, भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, इसलिए मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाते हैं ताकि वो अपना खुद का विकास कर सके। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब भारत में प्रत्येक वो व्यक्ति जो 18 साल या उससे ऊपर का है, चाहे उसका धर्म, कास्ट, उसका मतलब लिंग
कुछ भी हो तो प्रत्येक व्यक्ति भारत में वोट डाल सकता है यदि उसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, अमीर हो, गरीब हो, उसको वोट डालने का अधिकार है यदि उसकी उम्र 18 साल या से ऊपर है। इसको बोलते हैं हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, चलिए अब आगे चौथा पॉइंट है इसके अंदर, स्वतंत्र प्रेस व मीडिया। देखिए ये भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि प्रेस और मीडिया के माध्यम से ही जनता तक सरकार की बातें, सरकार की नीतियां जो है वो पहुंचती है। प्रेस और स्वतंत्र मीडिया के माध्यम से ही जनता की योजनाएं, जो जनता के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो उसकी खबर जो है लोगों को लगती है। तो एक तरीके से प्रेस जो होती है वो सरकार को कंट्रोल करने का भी काम करती है। यदि सरकार कुछ गलत काम करती है तो प्रेस उसकी आलोचना करती है और वो सारी बातें जनता तक पहुंचाती है। ठीक है, तो इसीलिए इस मीडिया को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बोला जाता है। ठीक है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है लोकतंत्र की चुनौतियां, तो अभी हमने लोकतंत्र की शर्तों के बारे में पढ़ा था, अभी यहाँ लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। तो जैसे लोकतंत्र में जो चुनौतियां हैं वो अलग अलग दी गई है। जैसे सबसे पहली चुनौती है निरक्षरता। निरक्षरता मतलब अनपढ़। अगर कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है, जो अनपढ़ रह जाता है, तो ये लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति जो है वो अपना विकास जो है नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिपेंडेंट रहता है ना। तो इसीलिए जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होगा वो अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी कुछ कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई लिखाई बेहद जरूरी होती है। लेकिन आज भी भारत में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बोल सकते हैं कि इलिटरेसी का रेट, जो रेशियो है वो अभी भी काफी है। ठीक है, लेकिन सरकार की कोशिश यही होती है कि अब ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों को जो स्कूल में एनरोल किया जाए ताकि वो बच्चे पढ़ें, क्योंकि अगर कोई पढ़ जाता है तो वो अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी जो है उनके लिए भी पढ़ाई के महत्व को समझता है। ठीक, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है लोकतंत्र की चुनौती है निरक्षरता, यानी अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ रह जाता है। दूसरा है गरीबी। ये लोकतंत्र की चुनौती है, क्योंकि सरकार कई योजनाओं के माध्यम से गरीबों को मदद देती है। सरकार राशन कार्ड देती है, सरकार सस्ते दामों पर राशन उपलब्ध कराती है, सरकार जो है मनरेगा जैसी योजनाओं को चला रही है जहाँ पर गरीब लोगों को 100 दिन का जो है रोजगार मिलता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जब तक लोकतंत्र में गरीबी है तो देश में हम कह सकते हैं कि देश जो है वो विकसित होने के रास्ते से काफी दूर रह जाता है। तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है गरीबी को कंट्रोल करना। ठीक है, उसके और इसको दूर करना। ठीक है, आगे है लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव का मतलब होता है लिंग के आधार पर भेदभाव, जिसमें लड़का और लड़की के बीच में एक भेदभाव समझा जाता है। ठीक है, तो ये भी लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि लिंग के आधार पर लड़का और लड़की के बीच में जो है वो भेदभाव करना, तो ये भी लोकतंत्र की एक चुनौती है। ठीक, अगला है भ्रष्टाचार। देखिए लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट जो चुनौती है वो है भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार काफी लोकतंत्र में होता है और ऐसे भ्रष्टाचार को जो है कंट्रोल करना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है लोकतंत्र के अंदर, कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अगला है जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद। तो ये भी लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी चुनौती है कि लोग जाति और सांप्रदायिकता के आधार पर देश की जो है शांति वाले माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ये जितने भी चीजें मैंने अभी आपको बताई, ये सब हमारे भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां हैं और सरकार लगातार इन चुनौतियों को दूर करने की, इनको सुलझाने की कोशिश करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट पॉइंट, जैसे निरक्षरता। तो साल 2011 में निरक्षरता की जो दर थी, जो साक्षरता की जो दर थी, वो कितनी थी? वो 74.04% थी, जिसमें महिला साक्षरता की दर 65.46% थी और देश की 1/4 जनसंख्या जो थी वो निरक्षर थी। मतलब अगर हम कह सकते हैं 1/4, तो अगर देश में 4 आदमी हैं तो 4 में से पहला व्यक्ति जो है वो निरक्षर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2011 की जनगणना में हमारे देश में साक्षरता दर 74.04% थी और महिलाओं में, जिसमें महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वो 65.46% थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आता है गरीबी। तो गरीबी रेखा क्या होती है? देखिए गरीबी रेखा वो रेखा होती है, जैसे ये गरीबी रेखा है
और इस गरीबी रेखा के नीचे अगर कोई व्यक्ति जीवन बसर कर रहा है तो वो व्यक्ति गरीब है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी जरूरत की चीजों को भी प्राप्त नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो जरूरत की चीजें जैसे भोजन, कपड़ा और मकान जो होती है, ये हमारी आवश्यकता होती है, और यदि कोई व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो वो गरीब कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, गांव में औसतन 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी व्यक्ति के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन। तो गांव में देखते हैं तो गांव में 2400 कैलोरी जो है व्यक्ति को अपने खाने में मिलनी चाहिए, और शहरों में जो है वो 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए। अगर खाने में व्यक्ति को ये कैलोरी मिलती है तो वो गरीब नहीं कहलाता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखिए, लैंगिक भेदभाव। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं के बीच में जो है वो भेदभाव विद्यमान रहता है। महिलाओं के विकास हेतु अनेक कानून और नीतियां भी बनाई गई है। तो लैंगिक भेदभाव जो होता है ये एक सामाजिक भेदभाव होता है। ठीक है, इसको समाज के द्वारा बनाया गया है, जिसमें महिला और लड़कियों को जो है काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती होती है। आगे देखिए अगला पॉइंट, आगे कहता है जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद। तो जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद में अगर हम बात करते हैं, देखिए जैसे जाति और राजनीति का घालमेल बहुत चिंताजनक है और लोकतंत्र के मूल तत्वों का विरोधी है। देखिए सांप्रदायिकतावाद और जातिवाद जो होती है ये लोकतंत्र के विपरीत होकर कार्य करते हैं, और लोकतंत्र के विपरीत होकर मतलब हम बोल सकते हैं कि देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का ये काम होता है जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद में। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करें सांप्रदायिकतावाद की तो एक धार्मिक भारतीय समाज में बाधा उत्पन्न करती है। हमारी सामाजिक शांति और भाईचारे के लिए ये जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद जो है खतरा होती है। अगला है भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है जो विभिन्न रूपों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अवस्थाओं में प्रभावित जो है वो देश को करता है। तो भ्रष्टाचार भी जो है ये एक तरीके से सबसे बड़ी भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे, है ना। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे, है ना। आगे दिया हुआ है भारत में लोकतंत्र के सुधारक उपाय। तो कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम इन चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में कुछ उपाय हैं, सुधारक उपाय, जैसे सार्वभौमिक साक्षरता एवं सभी के लिए शिक्षा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी बच्चों को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा शिक्षा पाकर अपने स्तर को उठाता है वो अपने आने वाली सभी जो पीढ़ी है उनके स्तर को भी उठाता है। ठीक है, अगला है क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करना। देखिए क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करना ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के सुधारक उपायों में से है। आगे लैंगिक भेदभाव को उन्मूलन करना, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको दूर करना, है ना। तो लिंग के आधार पर जो भेदभाव हैं उनको दूर करना ये भी भारतीय लोकतंत्र का एक सुधारक जो है उपाय है। ठीक है, आगे गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबों को, जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना और उनकी गरीबी को उन्मूलन करना। तो इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं ताकि गरीब लोगों को किसी तरह की कोई भी समस्या भोजन को पाने में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ हमें दिया हुआ है, जैसे सार्वभौमिक साक्षरता और सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो इसमें जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है 1986 की 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2001 में सर्व शिक्षा अभियान। दूसरा, साक्षर भारत नामक कार्यक्रम 15 वर्षों से अधिक वयस्कों के लिए साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को बढ़ाना। ठीक है, अगला पॉइंट आगे कह रहा है 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा क्या बन गई, एक मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सार्वभौमिक शिक्षा जो है वो सभी के लिए है। अगर गरीबी उन्मूलन के ऊपर देखिए सरकार क्या काम करती है, अगर हम इसकी बात करते हैं गरीबी उन्मूलन की, तो देखिए यहाँ पर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने चला रखी है। इसके बाद अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ये सभी गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करते हैं।
अगला, लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन। पंचायती राज नगर निगम में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। दूसरा, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र नीति 2001। तो ये लैंगिक भेदभाव के उन्मूलन के लिए किया गया सरकार द्वारा कार्य है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, आगे कहता है यहाँ पे, हाँ यहाँ कहता है क्षेत्रीय क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करना। तो जो क्षेत्रीय संतुलन है उनको समाप्त करना, कैसे समाप्त करेंगे? राजनीतिक विकास कार्यक्रमों को लाकर, रेगिस्तान विकास कार्यक्रमों को लाकर, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को लाकर, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लाकर। तो ये जितने भी कार्यक्रम यहाँ पे लिखे हैं, अगर कहीं क्षेत्रीय असंतुलन है तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम क्षेत्रीय असंतुलनों को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है, आगे क्या कहता है प्रश्न में, हाँ ये देखिए, जैसे इसमें बताया गया है कि लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका। तो भागीदारी क्या होती है? चुनाव में अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हैं, राजनीतिक दल और दबाव समूह में भाग लेना, तथा संगठन, सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठनों में अपनी भागीदारी देना। ठीक है, अगला, व्यवस्था, आगे देखिए, आगे तक व्यवस्था को उत्तरदायी बनाना। 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम, मीडिया के द्वारा सवाल उठाना, स्पष्ट पारदर्शिता को बनाए रखना। तो ये लोकतंत्र में नागरिकों की क्या होती है? भूमिका है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर अब कुछ प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न जो आपको क्या दिया हुआ है, कहता है कि भारतीय संसद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है 2009 में। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो सही जवाब है वो 1988 है। ठीक है, नेक्स्ट, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है, जनता वोट डालकर अपना उम्मीदवार चुनती है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की परिभाषा है। अगला देखिए, आगे आगे कहता है, आगे कहता है हमसे कि भारत में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए कोई 3 सुधार बताइए जिससे हम लैंगिक भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला, शिक्षा तक समान पहुंच और विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो लड़कों में और लड़कियों में सभी में बराबर होना चाहिए। लैंगिक असमानता और महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता, दहेज प्रथा और बाल विवाह तथा घरेलू हिंसा जैसे हानिकारक प्रथाओं को रोकने के लिए कानून बनाना। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आगे है, हाँ आगे कहता है, आगे कहता है कि भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए किन किन महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपायों को आवश्यक है। तो इसका यहाँ पर इसके उत्तर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ना। तो जैसे यहाँ दिया गया है, कौन कौन चुनौतियों के सामना करने के लिए सुधारात्मक उपाय कैसे होने चाहिए, जैसे लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों की भागीदारी जरूरी होनी चाहिए, नागरिकों कानूनों का आदर करना चाहिए और हिंसा का त्याग देना चाहिए, रोजगार और संपन्नता लाने का प्रयास करना चाहिए, न्याय प्रणाली को मजबूत और निष्पक्ष बनाना चाहिए और कानून बनाकर राजनीति को सुधारा जा सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब सुधारात्मक उपाय हैं भारतीय लोकतंत्र में चुनौतियों को दूर करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला